आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो लाखों साल पुराना है। ये कहानी है उस जमीन की जिस पर हम आज खड़े हैं और उन लोगों की जिन्होंने इस पर अपना पहला कदम रखा था। सोचिए, ये हड़प्पा या वैदिक काल से भी बहुत बहुत पहले की बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थे, कहां से आए थे और क्या क्या वो वाकई इस धरती के पहले इंसान थे? चलिए मिलकर इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी ना एक महाकाव्य की तरह है जिसके 4 बड़े हिस्से हैं। पहला, जब भारत एक द्वीप था, फिर यहाँ पहले इंसानों का आना, उसके बाद एक बहुत बड़ा महाविनाश और आखिर में हमारा यानी हम सबके पूर्वजों का आगमन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक ऐसा मंच जो अपने अभिनेताओं का बस इंतजार ही कर रहा था। हुआ ये कि लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह उत्तर की ओर बढ़ता रहा और फिर एक महाटक्कर हुई। इसने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी और दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। दबाव इतना जबरदस्त था कि जमीन ऊपर उठने लगी और दुनिया की सबसे ऊंची दीवार हमारे हिमालय का जन्म हुआ। और जानते हैं, इसी दीवार ने हवाओं को रोका और भारत को मानसून और गंगा यमुना जैसी जीवन देने वाली नदियों का तोहफा दिया। तो अब वो जमीन जो वीरान थी, घने जंगलों और हरियाली से भर गई, लेकिन यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि दानवों का राज था। मतलब सामना आज के हाथियों से नहीं, उनके भीमकाय परदादा स्टेगोडॉन से होता, जिनके 10-10 फुट लंबे दांत थे। और नदियों में वहां तैरते थे हेक्साप्रोटोडॉन। सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसके जबड़े पत्थर को भी कुचल सकते थे। पर इन्हीं विशाल जानवरों के बीच अब एक नई हलचल शुरू होने वाली थी। भारत के पहले इंसानी मालिक आने वाले थे। नर्मदा मानव का युग शुरू होने को था और इस प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। ये थे पहले सच्चे घुमंतू। यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार पूरी तरह से 2 पैरों पर चलना शुरू किया और खाने की तलाश में आज से करीब 15 लाख साल पहले इन्हीं निडर यात्रियों के एक झुंड ने भारत की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। चेन्नई के पास अतिरंपक्कम में हमें 15 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं और मध्य प्रदेश के हथनौरा गांव में मिली है नर्मदा मानव की खोपड़ी, भारत के इतिहास की सबसे जरूरी खोजों में से एक। इसका मतलब है कि 10 लाख से भी ज्यादा सालों तक वे ही इस जमीन के निर्विवाद स्वामी थे। उन्हें शायद लगा होगा कि उनका राज हमेशा चलेगा, कि उनका वंश अमर रहेगा, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि कुदरत अपनी आस्तीन में एक खंजर छिपाए बैठी थी। एक राख से ढकी दुनिया आने वाली थी। साल था 74,000 ईसा पूर्व। हजारों मील दूर आज के इंडोनेशिया में टोबा नाम का एक सुपर वॉल्केनो जाग चुका था। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जो इन ताकतवर आदि मानवों की पूरी दुनिया को सिर्फ राख के एक ढेर में बदलने वाला था। वो धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज शायद भारत तक भी सुनाई दी होगी, पर असली खतरा वो आवाज नहीं थी। कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया, दिन रात में बदल गया और आसमान से गिरने लगी सफेद मौत। ज्वालामुखी की राख, नदियां जहरीली हो गईं, जंगल वीरान हो गए और पूरा भारत अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। तो सवाल यह है कि जो लाखों सालों से यहाँ के बेताज बादशाह थे, वो इस मुसीबत से हार कैसे गए? देखिए, यहीं पर प्रकृति हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं होता। पहली वजह थी उनका भारी भरकम शरीर, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी, जो अब था नहीं। दूसरी वजह उनके पुराने भारी औजार, जो अब छोटे तेज जानवरों के सामने किसी काम के नहीं थे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, उनमें आज से आगे की सोचने की क्षमता नहीं थी। वो भविष्य की योजना नहीं बना सकते थे और बस भूख, ठंड और अंधेरे में वो घुट-घुट कर खत्म हो गए। लेकिन ये विनाश अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी थी। राख से ढकी इसी धरती पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी। हमारे पूर्वज आने वाले थे। देखिए, टोबा की मार सिर्फ भारत पर नहीं, अफ्रीका तक भी पहुंची थी। वहां के जंगल सूख रहे थे और हमारे पूर्वज यानी होमो सैपियंस जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वहीं रहकर मिट जाएं या फिर एक अनजान खतरनाक सफर पर निकल पड़ें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब वो जमीन के अंदरूनी इलाकों में नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई। वो समंदर के किनारे किनारे चलते रहे। इसे ही तटीय प्रवासन कहते हैं। समंदर ने उन्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया। मछलियां, केकड़े, सीपियां, सब कुछ था। ये सफर 1 या 2 पीढ़ी का नहीं था, ये हजारों सालों तक चलता रहा। और इस लंबे सफर में उनका सबसे बड़ा साथी था एक नया हथियार,
होमो इरेक्टस की भारी भरकम हाथ की कुल्हाड़ी की जगह अब उनके पास थे माइक्रोलिथ। ये छोटे ब्लेड जैसे बहुत ही नुकीले धारदार टुकड़े थे। समझिए, ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब वो नजदीक जाने का खतरा उठाए बिना दूर से ही भाले और तीर बनाकर तेज जानवरों का शिकार कर सकते थे। यही होशियारी ही उनकी असली ताकत थी। और फिर वो दिन आया, आज से लगभग 65,000 साल पहले। उन थके हुए यात्रियों ने उस हरी भरी जमीन पर अपना पहला कदम रखा, जो राख से दोबारा जी उठी थी। टोबा की राख अब उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी। कुदरत ने अपने घाव भर लिए थे। भारत तैयार था। लेकिन भारत में पहुंचना एक बात थी और यहां टिके रहना बिल्कुल दूसरी। भारत के घने जंगल अफ्रीका के खुले मैदानों जैसे नहीं थे। नहीं, यहां तो हर झाड़ी के पीछे मौत छुपी हो सकती थी। तो सवाल यह है कि हमारे पूर्वज आखिर जिंदा कैसे रहे? जवाब मिला मध्य भारत के जंगलों में। यहाँ कुदरत में उन्हें अपना सबसे नायाब तोहफा दिया था, भीमबेटका की गुफाएं। और ये सिर्फ साधारण गुफाएं नहीं थीं, ये तो पत्थर के बने प्राकृतिक किले थे। मानवता का पहला किला। इतिहास में शायद पहली बार इंसान को घर शब्द का असली मतलब समझ आया था। और इसी किले के अंदर समाज ने जन्म लिया। उनका सबसे बड़ा रक्षक बनी आग। आग सिर्फ खाना पकाने या जानवरों को डराने के लिए नहीं थी, ये तो उनका पहला सोशल मीडिया थी। यहीं आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाई जाती थीं, योजनाएं बनती थीं। और उन्होंने क्रांतिकारी चीज सीखी, साझा करना। आज मैं अपना शिकार दूंगा ताकि कल तुम अपना दे सको। उन्होंने समझा कि एक अकेला इंसान कमजोर है, लेकिन एक समूह, एक समाज अजेय है। बीमार और अनाथों को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा गया। अब जब पेट भरने का डर कम हुआ ना, तो दिमाग में एक नई हलचल शुरू हुई। आत्मा के पहले संकेत मिलने लगे। भीमबेटका की दीवारों पर उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को उकेरना शुरू कर दिया। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये जादू था। शिकार की आत्मा को पकड़ने की कोशिश। उन्होंने शुतुरमुर्ग के खोल से मोती बनाकर पहने। ये दुनिया का पहला फैशन था, ये बताने का तरीका कि मैं यहाँ हूँ, मेरी एक पहचान है। और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने प्रियजनों को औजारों और गहनों के साथ दफनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो मानने लगे थे कि मौत अंत नहीं, बल्कि एक और सफर की शुरुआत है। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जी रहे थे, वो सिर्फ उत्तरजीवी नहीं थे। वो अब विचारक बन चुके थे, कलाकार बन चुके थे और कहानीकार बन चुके थे। इंसान अब सपने देख रहा था और अपनी कहानियां सुना रहा था। ज्ञान अब एक दिमाग से दूसरे दिमाग में और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ये शिकारी संग्राहक अब किसान बनने वाले थे और गुफाओं की जगह अब शहर बसने वाले थे। तो यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि इस प्राचीन भूमि पर कौन सी नई कहानियां और किंवदंतियां जन्मी? इसी जमीन से सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं कैसे उभरी? शायद इसकी कहानी फिर कभी